हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मैरीन नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जेड मोर टनल को लेकर के। तो जेड मोर टनल जो है इसको जोजी मोर टनल के नाम से भी जानते हैं और ये श्रीनगर लेह हाईवे, जिसको नेशनल हाईवे 1D के नाम से भी हम जानते हैं, वहां पर इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और नेक्स्ट मंथ से इस टनल को ओपन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था। अब अगर हम अदर इंपोर्टेंट फैक्ट इस टनल के बारे में डिस्कस करें तो इस टनल का कंस्ट्रक्शन अबाउट 11,000 फीट की एलिवेशन पर किया जा रहा है और साथ ही साथ में ये टनल जो है वो कश्मीर वैली को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो हमारा जो बॉर्डर एरिया है, स्पेसिफिक वो बॉर्डर एरिया जो चाइना के साथ में हम शेयर करते हैं, वहां पर इस तरीके की टनल जो है उनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और बेसिक रीजन ये है कि आप सभी को पता है कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयन रीजन है और हिमालयन रीजन होने की वजह से साथ ही साथ में जब विंटर सीजन आता है तो वहां पर काफी हैवी स्नोफॉल देखने को मिलती है और इसकी वजह से जो भी रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। इसकी वजह से अगर कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यू क्रिएट होते हैं तो वहां पर कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन्हीं सभी को फोकस करते हुए जब कारगिल वॉर हुआ 1999 में, उससे पहले ही 1997 में इस टनल को लेकर के एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था और आफ्टर कारगिल वॉर जो है इस तरीके की टनल की क्रिएशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। तो बेसिक रीजन ये है कि हमारे जो भी नॉर्दर्न एरिया है वहां पर जो टनल कनेक्ट की जा रही हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में भी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था सेला टनल, वो भी न्यूज में बनी हुई थी। इन सब टनल का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो हम दे सकें और हमारे बॉर्डर एरियाज में जो एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हुए हम वहां पर पहुंचते थे तो काफी कम टाइम में जो है वो हम हमारे बॉर्डर एरियाज तक रीच बना सकें, जिसकी वजह से बहुत सारी जो टनल है वो बनाई जा रही है। ओके, तो ये जेड मोर टनल, इसकी लोकेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए और क्यों न्यूज में बनी हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर और यहां पर आप एक इमेज देखिए। इस इमेज में जो है वो बताया गया है कि तीवा कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर एक यांगली फेस्टिवल जो ये सेलिब्रेट करते हैं, तीवा कम्युनिटी के लोग वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये तीवा कम्युनिटी जो है वो कहाँ पर देखने को मिलती है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये ट्राइब जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आसाम वाला रीजन और मेघालय जो है वहाँ पर तीवा कम्युनिटी पाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ जो पॉपुलेशन है वो उसकी अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मणिपुर में भी देखने को मिलती है। अब ये जो यांगली फेस्टिवल है ये फेस्टिवल है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब तीवा कम्युनिटी के लोग जो हैं इस फेस्टिवल में एक तरीके से प्रेयर करते हैं कि उनकी जो भी फसल रहे, जो भी उनकी क्रॉप रहे, वो उसको पेस्ट से बचाया जाए, नेचुरल कैलेमिटी से बचाया जाए, साथ ही साथ में एबेंडेंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उनकी क्रॉप में देखने को मिले। इसलिए वो एक तरीके से वर्शिप जो है इस फेस्टिवल के दौरान करते हैं। देखो इस तरीके के हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो सिर्फ तीवा कम्युनिटी सेलिब्रेट नहीं करती है। हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो फेस्टिवल है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसका बेसिक रीजन क्या है कि हमारी मेन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले था और एक तरीके से इस तरीके के जो फेस्टिवल है वो हमारी कल्चर, ट्रेडिशन इनको भी रिप्रेजेंट करते हैं और अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी इस तरीके के सेलिब्रेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हम कुछ फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मकर संक्रांति
14 जनवरी को एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मकर संक्रांति। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और जब मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है उसी टाइम में जो है हमारे इंडिया की अलग अलग रीजन में कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जो एक तरीके से मकर संक्रांति का ही पार्ट है, और मेन जो फेस्टिवल है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। साथ ही साथ में कुछ और फेस्टिवल के नाम भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि जब मकर संक्रांति यहाँ पर बनाया जाता है, जिसको यहाँ पर यूपी में, गुजरात, राजस्थान में उत्तरायण के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जानते हैं, बिहार झारखंड में मकर संक्रांत के नाम से जानते हैं, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में माघी या फिर लोहड़ी के नाम से हम जानते हैं। और लोहड़ी आप सभी को पता है 13 जनवरी को मनाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में सिसुर संक्रांत के नाम से, जो आसाम जो है वहां पर इसको नॉर्थ ईस्ट में माघ बिहू या फिर इसको भोगली बिहू के नाम से भी जानते हैं। ओके, भोगली बिहू के नाम से। वेस्ट बंगाल में से पौष संक्रांति के नाम से, उड़ीसा में मकर संक्रांति के नाम से, आंध्र प्रदेश में पेडा पंडुया के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से, मतलब उस टाइम जो है पोंगल, जैसे जब मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है उसी टाइम जो है तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। केरला में जो है मकर विलाकू के नाम से, और कर्नाटका में मकर संक्रमण के नाम से, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि बैसाखी का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब मार्च अप्रैल के टाइम में भी कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल आते हैं, जिसमें एक है बैसाखी। ओके, और इसके अलावा जब बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है उसी टाइम में अगर हम बात करें, उसी समय मार्च अप्रैल के टाइम में ही महाराष्ट्र में जो है वो गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब एक तरीके से जो हिंदू फेस्टिवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें, मतलब विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो न्यू ईयर जो होता है ना, उसको बोलते हैं गुड़ी पड़वा। और उसी टाइम में जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और तेलंगाना जो है वहाँ पर उगाड़ी जो है वो फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा जो पंजाब जो है वहाँ पर वैसाखी मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर बैसाखी मनाया जाता है। आसाम में जब मकर संक्रांति मनाई जाती है उस टाइम तो मनाया जाता है भोगली बिहू, जिसको माघ बिहू बोलते हैं। और उसके टाइम में, बैसाखी के टाइम में जो है वो आसाम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोला जाता है रोंगली बिहू। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है वहां पर भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोलते हैं नाबा बरसो। कर्नाटका में बिसु परबा मनाया जाता है। उड़ीसा में जो है नोखाई मनाया जाता है, नोखाई। ओके, उड़ीसा में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरला जो है वहाँ पर सितंबर अक्टूबर के टाइम में जो है वो वहाँ पर ओणम सेलिब्रेट किया जाता है, ओणम। और ये भी क्या है, एक तरीके से हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये जो फेस्टिवल है इनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। और यांगली फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, न्यूज़ में है, तो इसकी वजह से ये सारे जो भी बेसिक इम्पोर्टेंट कुछ जो आपको नेम है वो ध्यान में होने चाहिए। ओके, अब ये जो यांगली फेस्टिवल जो मनाया जाता है, इसके बाद में तीवा कम्युनिटी क्या करती है, पैडी का जो सोविंग है वो स्टार्ट कर देती है जस्ट इसके बाद में। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो इसमें बताया गया है कि जो हमारे एक तरीके से एल्डर पर्सन है, इनमें से एल्डर पर्सन जिनको लिटरेसी नॉलेज नहीं थी, उनमें से 22.7 लाख एडल्ट जो हैं उनको लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल जो है वो इस साल दी गई है। और ये जो स्किल है वो एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, और इस प्रोग्राम का जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना है। प्रोग्राम का नेम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें ये टारगेट रखा गया है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो 1 करोड़ लोगों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर लिटरेसी की जो है वो नॉलेज दी जाएगी, स्किल दी जाएगी। और यहाँ पर जो है कुछ डाटा रख रखे हैं कि 22.7 लाख जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लिटरेसी की जो स्किल है वो गेन की है, इसमें 10 स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरी से लोग शामिल थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल 22.7 लाख में से 40% जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट से अकेले से आए हैं। तो देखो इसमें क्या है कि हमारे इंडिया में 2011 की सेंसस की हम बात करते हैं,
2011 के सेंसस की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में सेंसस जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाई है। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 25.76 करोड़ जो लोग हैं वो क्या थे, इलिटरेट थे, और इसमें से 9.08 करोड़ जो है वो मेल थे और 16.68 करोड़ जो है वो फीमेल थी। तो आप देखिए फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब लिटरेसी रेट जो है वहाँ पर कम देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है वो एडल्ट को लिटरेसी, एक बेसिक नॉलेज जिसमें वो अपना नाम लिख सकें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके, कुछ मैथ की उनकी कैलकुलेशन आ सके, इस तरीके की जो प्रोसीजर है, जो स्किल डेवलपमेंट है, इसके लिए उन्होंने पहले भी कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री के कुछ प्रीवियस साक्षरता अभियान और इसके अलावा पढ़ना लिखना अभियान जो है, लेकिन ये सब जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ पर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और इसमें टारगेट रखा गया है 2022 से 2027 के बीच में कि जितने भी पॉपुलेशन है जो इलिटरेट हैं उनको हम लिटरेसी प्रोवाइड करें। और इसमें देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको बेसिक लिखना पढ़ना सिखा दिया, मैथ की कुछ कैलकुलेशन सिखा दी गई। इसमें टारगेट ये रखा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर प्रेजेंट टाइम में जो भी, जैसे कि डिजिटलाइजेशन की भी इसमें एजुकेशन दी जाएगी, वो भी स्किल डेवलप इस प्रोग्राम के तहत की जाएगी। तो प्रेजेंट टाइम की जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ये सारा टारगेट अचीव करने की कोशिश प्रोग्राम में की गई है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 15 to 20 करोड़ पीपल जो है वो इंडिया में रीड एंड राइट करना नहीं जानते हैं। ओके, तो इन सभी को टारगेट जो है इस प्रोग्राम के अंडर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो इसमें देखो क्लियर किया गया है, जो इस बात की गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि अभी क्या होता है कि मान लो कोई पर्सन जो है वो रेयर डिजीज से इफेक्टेड है, तो रेयर डिजीज से इफेक्टेड है तो इसकी वजह से क्या होता है, मान लो कोई पर्सन रेयर डिजीज से इफेक्टेड है तो रेयर डिजीज से टैकल करने के लिए बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो उनको फॉरेन कंट्रीज से मंगवाना पड़ता है, या कुछ स्पेसिफिक किसी डिजीज में कोई स्पेसिफिक कोई फूड कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है, तो वो जो फूड है उसको भी जो है वो फॉरेन से मंगवाया जाता है। तो इस तरीके का कोई भी ड्रग्स है या फिर कोई फूड है जो किसी वेरियस कैंसर को या फिर कोई डिजीज़ को, जो रेयर डिजीज पॉलिसी 2021 में जो शामिल की गई हैं उनको ट्रैक करने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा, उनको जो भी अभी ड्यूटी इम्पोज होती थी, जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, उनको जो है वो रिलीफ दिया जाएगा ताकि लोगों के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो सके। ओके, तो यहाँ पर full exemption from basic custom duty on imported drugs and special medical foods for personal use in treating rare disease. Certificate from health authorities required for individual to get the exemption. इसमें स्पेसिफिक ये ध्यान रखना है कि मान लो कोई पर्सन को कोई ड्रग जो है वो चाहते हैं कि इसमें हमें एग्जम्पशन मिले, लेकिन इसके लिए उनको जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, जो भी यहाँ पर बोला गया है उसके थ्रू जो है उनको लिखवाना होगा, और फिर ये सारे जो भी डाटा है वो इनपुट देने होंगे, जो भी पेपर वर्क है वो कंप्लीट करवा करके इनपुट देना होगा, तभी जाकर के एग्जम्पशन जो है उनको दिया जाएगा। ओके, तो ये रेयर डिजीज क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो रेयर डिजीज की अलग अलग डेफिनेशन है। अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो आप ये समझिए जैसे कि खांसी जुकाम ये जो है वो नॉर्मली सभी की हो जाता है, लेकिन रेयर डिजीज जो है ना वो बहुत कम लोगों की, मतलब कुछ फ्यू लोग जो है ना इस तरीके की डिजीज से इफेक्ट होते हैं। और अगर हम बात करें, ये जो डिजीज़ होती हैं ये बहुत ही सीरियस, क्रॉनिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग देखने को मिलती हैं। बहुत कम ऐसी रेयर डिजीज है जिनके कोई इलाज है, जिनका कोई क्योर है, और मैक्सिमम इस तरीके की जो डिजीज होती है 80%, मतलब जितनी भी रेयर डिजीज है उनके 80% जो है वो जेनेटिक ओरिजिन जो है उनका देखने को मिलता है। ओके, तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। और नेक्स्ट जो है तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो FSSAI ने क्या बोला था कि जो आप कर्ड बेचते हो ना, कर्ड दही, और जो दही कंपनीज बेचती हैं उस कर्ड की जगह उन्होंने दही लिखवा दिया, तो साउथ में हो गया प्रोटेस्ट स्टार्ट कि आप तो हिंदी थोप रहे हो भैया हमारे ऊपर,
हिंदी नहीं लिखेंगे, हम तो यहाँ पर हमारे जो लोकल में दही को बोला जाता है ना वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि रीजनल नेम जैसे कि मोसारू, थाइर, पेरुगू, जामत, दूध और दही, ये जो नाम जो लोकल में बोला जाता है इसको हम यूज करेंगे। तो एफएसएसआई ने दोबारा से नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि भाई ये लोकल वर्ड है ना वो यूज कर लिए जाएं। अब देखो हिंदी को लेकर के स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है तब से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हिंदी को प्रमोट किया जाए, लेकिन जो यहाँ पर जो हमारी एक तरीके से सर्दन जो हमारे स्टेट हैं उनको लगता है कि वहाँ पर या तो लोकल लैंग्वेज उनकी जैसे कि तेलुगु, तमिल, मलयालम जो है वो ज़्यादा बोली जाती है, या फिर जो है वो इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है। हिंदी जो है, हिंदी स्पोकन पर्सन है वहाँ पे काफ़ी कम है, तो अगर हिंदी को प्रायोरिटी देंगे तो एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि पूरे इंडिया को जो है वो हिंदी लैंग्वेज कंट्री के रूप में डेवलप किया जाए, तो इसलिए प्रोटेस्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। देखो हिंदी के बारे में कुछ बेसिक बातें अगर हम डिस्कस करें तो हमारा जो शेड्यूल 8 है, शेड्यूल क्या होता है, देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ये लिखा जा रहा था कि ये आर्टिकल 1 इसमें ये है। आर्टिकल 1 मतलब जो भी हमारी यूनियन एंड जो हमारे स्टेट हैं उनके नेम। अब यहाँ पर आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2, अब इसके यहीं पर अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की नेम लिस्ट बनाई जाती तो एक तरीके से हर्डल क्रिएट होती रीड करने में किसी भी पर्सन को। तो क्या डिसाइड किया गया कि अगर कोई आर्टिकल जो है अगर उसका कोई डिटेल्ड फॉर्म में है, मतलब कोई आर्टिकल जो है उसमें कुछ बेसिक बातें और सीधे सीधे तरीके से समझ ली गई, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने कोई भी टर्म जो है उसको अपने लेवल पर मैक्सिमम समझाने की कोशिश की। तो कोई भी आर्टिकल जो है अगर डिटेल्ड फॉर्म में है तो ये डिसाइड किया गया कि उन आर्टिकल का जो डिटेल्ड फॉर्म है वो शेड्यूल के रूप में रखी जाएंगी। मतलब शेड्यूल क्या है, शेड्यूल जो है वो आर्टिकल का डिटेल्ड फॉर्म है। ओके, तो शेड्यूल जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो 12 है। तो शेड्यूल 8 जो है वो लैंग्वेज को रिलेटेड है। इसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी और अभी है 22, तो इसमें हिंदी शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि इसमें इंग्लिश शामिल है या नहीं है। अब देखो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया में ये डिसीजन लिया गया कि 15 साल के लिए इंग्लिश को भी इंक्लूड किया गया हर काम के लिए, और फिर ये रखा गया कि 15 साल के बाद में इंग्लिश को खत्म कर दिया जाएगा और हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लिखी जाती है उसको यूज़ किया जाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही 15 ईयर्स कंप्लीट होने वाले थे 1960s के टाइम में जो है प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। साउथ जो स्टेट है उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आप इंग्लिश को ख़त्म कर दोगे तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। एक कनेक्टिविटी का रोल प्ले करती है इंग्लिश जो है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और फिर ये डिसाइड किया गया कि हिंदी और इंग्लिश जो है वो रेगुलर फॉर्म में चलती जाएंगी और इनडेफिनेट टाइम के लिए जो है फिर इंग्लिश को रेगुलर कर दिया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें टाइम टू टाइम हिंदी को लेकर के या फिर जो एजुकेशन फॉर्मूला है उसको लेकर के कुछ अलग अलग कमीशन बने। तो एक कोठारी कमीशन बना। कोठारी कमीशन ने जो है वो मेन प्रायोरिटी दी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर के। ये क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? 1968 में कोठारी कमीशन बना था, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि 3 लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए एजुकेशन के थ्रू। फर्स्ट लैंग्वेज वो जो मदर लैंग्वेज हो, मदर टंग हो। सेकेंड लैंग्वेज जो है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, और जो अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, मतलब जो हिंदी लैंग्वेज जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर हिंदी, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर इंग्लिश जो है। और थर्ड लैंग्वेज जो है वो भी डेवलप की जाए एजुकेशन के थ्रू। अभी 2020 में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर फोकस किया गया कि एक लैंग्वेज जो है वो हमारी होगी हिंदी, एक तो होगी आपकी रीजनल लैंग्वेज, एक आपकी जो होगी वो हिंदी होगी, और थर्ड लैंग्वेज मतलब हिंदी और संस्कृत को प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो इसकी वजह से जो सदर्न स्टेट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। ओके, कि थोपने की कोशिश की जा रही है हिंदी को। और अभी जो ये दही वाला जो इश्यू हुआ है ना, इसमें भी हिंदी को लेकर के वो तो इनडायरेक्टली हिंदी जो है वो यहाँ पर न्यूज़ में आ जाती है। ओके, तो ये बेसिक बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो भैया आर्टिकल है वो है साउथ पेज पर, और ये जो आर्टिकल है ना ये इसी को लेकर के एडिटोरियल पेज पर भी आर्टिकल है। मतलब जो राइटर जिन्होंने बुक लिखी है ना वाइकोम प्रोटेस्ट को लेकर के, जो 1924-1925 में जो हुआ था केरला में,
उस वाइकोम प्रोटेस्ट को लेकर के एक राइटर ने बुक लिखी है और इसी टाइम में जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया है कि हम वाइकोम, जिसको 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे नेक्स्ट ईयर जो है, उसका सेंटेनरी ईयर जो है हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये राइटर जो है, जिन्होंने, एक रिसर्चर है फजा अदी यमन, उनकी बुक है वाइकोम प्रोटेस्ट इन तमिल, would be translated into Malayalam. It would also be published in Telugu, Kannada and English. A book on the movement would be published by the Tamil Nadu Textbook and Educational Service Corporation. Okay, तो ये जो राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है ना, उनका ही आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और उसमें देखो क्लियरली क्या बोला गया है, वही वाइकोम जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर ने बात बोली कि हम सेंटेनरी ईयर जो है वो सेलिब्रेट करेंगे वाइकोम प्रोटेस्ट का, उसके बारे में उन्होंने कुछ बेसिक बातें बताई। और पेरियार वी रामास्वामी जो है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है हर साल 17 सितंबर को। 2021 से ये बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। और पेरियार वी रामास्वामी जो है, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वाइकोम प्रोटेस्ट में। अब ये वाइकोम प्रोटेस्ट है क्या? देखो, वाइकोम प्रोटेस्ट जो है वो 30 मार्च, यहाँ देखिए 30 मार्च 1924 से स्टार्ट हुआ और 23 नवंबर 1925 में कंप्लीट हुआ। इसमें क्या था कि जो अनटचेबल जो कम्युनिटी है उनको यहाँ पर टेम्पल में एंटर नहीं दिया जाता था, और टेम्पल के चारों तरफ जो रोड थी ना वो भी उनको यूज नहीं करने दी जाती थी। तो इसको लेकर के जो है वो प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ केरला में। ओके, केरला में जो उस टाइम जो वो रीजन था वो त्रावणकोर जो किंगडम है उसके अंडर आता था, और वहाँ पर ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम जो है वो देखने को मिलता था। तो कुछ कांग्रेस लीडर, जिसमें अगर आप नाम ध्यान रख सको तो टी.के. माधवन, इसके अलावा जो है वो के केलप्पन, ओके, और के.पी. केशवा मेनन, इन्होंने जो है वो इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया। फिर क्या किया कि उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था तो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, और जब लीडर अवेलेबल नहीं था तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो पेरियार एम रामास्वामी है, इनको यहाँ पर बोला गया कि आप जाकर के इस प्रोटेस्ट को लीड करो। और फिर पेरियार जो रामास्वामी है उन्होंने इसको लीड किया, और फिर जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है उन्होंने यहाँ पर अपना रोल जो है वो प्ले किया था। इसके अलावा ये जो हमने अभी डिस्कस किया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पर्सन और है, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मुथुथुन उनका नेम है। उन्होंने वाइकोम सत्याग्रह, इसके अलावा गुरुवायूर जो सत्याग्रह है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर जो वी रामास्वामी का जो इम्पोर्टेंट रोल था, इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट है उसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है तमिल गवर्नमेंट के द्वारा 17 सितंबर को, जो 2021 से स्टार्ट किया, उस दिन जो है वो एक अवार्ड भी दिया जाएगा जो वो पर्सन या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके की अनटचेबल जो एक्टिविटीज़ है उनको एलिमिनेट करने में या ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है वाइकोम प्रोटेस्ट को लेकर के। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो टेक्स्ट पेज पर है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पहले सॉलिड में देखने को मिला था, और अभी जो है एक रिसर्च हुआ है और इस रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं कि अभी लिक्विड में भी ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले 1880s में इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने को मिला था, क्वार्ट्ज में जो है वो देखा गया था। और यहाँ पर इस आर्टिकल में देखो बताया गया है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो कोई सॉलिड क्रिस्टल है, मान लो उस सॉलिड क्रिस्टल को जो है वो एक तरीके से सप्रेस किया जाता है बाहर से, और जब प्रेस किया जाता है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होने लग जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मैकेनाइज्ड किया जाता है, मतलब बाहर से मैकेनाइज्ड प्रेशर जो है दिया जाता है। मान लो कोई क्रिस्टल है, उसको बाहर से कोई जो मेटल की जो प्लेट है उससे दबाया जाएगा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट होगा, और उसकी वजह से जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जनरेट होगा, और इसकी वजह से क्या है जो जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उससे फ्लो होने लग जाती है। तो
तो ये होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी क्या है कि देखो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इसके लिए क्या होता है कि एक क्रिस्टल जो है वो सॉलिड होना चाहिए। लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड को तो आप किसी भी कंटेनर में डालते हो तो उसकी साइज ले लेता है, उसकी ही शेप ले लेता है, उसके खुद की कोई शेप नहीं होती है, और इसके लिए शेप होना जरूरी है। लेकिन अभी रिसर्च में पाया गया है कि जो लिक्विड है उसमें भी ये इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। सॉलिड में ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इसकी वजह से क्या क्या हम इसका यूज करते हैं, तो एनालॉग जो रिस्ट वॉच होती हैं, क्लॉक जो होती हैं, इसमें यूज किया जाता है इस इफेक्ट का। और इसके अलावा सिगरेट लाइटर, इलेक्ट्रिक गिटार, टीवी रिमोट कंट्रोल, ऑडियो ट्रांसड्यूसर जो होते हैं उसमें भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो अभी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है हमारे इंडिया में क्या होता है, फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ यार्न जो है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, जैसे कि हमें कॉटन बनाना है, कॉटन में भी एक नई क्वालिटी हमें बनानी है, तो कुछ ऐसे यार्न, कुछ ऐसे फाइबर जो हमारे यहाँ पर नहीं बन पाते हैं तो हम फॉरेन से मंगवा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो कॉटन, पॉलिएस्टर और विस्कोस को लेकर के रिलीज किए गए हैं। और यहाँ पर देखो पहले से भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, अब कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन रखे गए हैं मैंडेटरी बेसिस पर। और यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिजिनस लेवल पर भी और इम्पोर्टेड फाइबर और फिलामेंट का यूज़ करती है। और यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में कोई भी फाइबर की सप्लाई होती है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो सर्टिफाइंग देने का काम करती है इन सारे फैब्रिक को। मेन टारगेट क्या है कि हमारे इंडिया से कोई भी फैब्रिक तैयार हो तो उस फैब्रिक को जब हम फॉरेन में भेजें तो क्वालिटी जो है, मतलब जो भी बायर है उसको एक क्वालिटी जो है वो दी जा सके गारमेंट्स में। इसलिए जो है ये सारी बातों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अभी देखो क्या है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बनते हैं जिनमें उन प्रोडक्ट्स में कुछ फैब्रिक जो है या कुछ फाइबर जो है वो हम फॉरेन कंट्री से मंगवाते हैं। तो अब क्या होगा कि वो कंपनीज जो जिनसे हम कुछ स्मॉल मात्रा में, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है कि बेड लिनन जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बेड लिनन एक्सपोर्टर इन तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट पोलिएस्टर फिलामेंट, पोलिएस्टर फिलामेंट को हम इंपोर्ट करते हैं और टर्की से, टर्की में कोई कंपनी है वहाँ से, क्योंकि यूरोपियन बायर जो हैं वो इस तरीके के फैब्रिक को खरीदते हैं। अभी क्या होगा कि जितना हम यहाँ पर फिलामेंट बनाते हैं उस मतलब टोटल फिलामेंट का 6% जो है वो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो वो कंपनीज क्या कर देंगी, वो मना कर देंगी, क्योंकि इसके लिए उनको जो है वो कुछ पेपर वर्क जो है वो इंडिया में करना होगा। तो इसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री जो है वो इफेक्ट हो सकती है। इस तरीके के कुछ ये जो नए ऑर्डर्स जो रिलीज किए गए ना फाइबर को मेंटेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, तो उसको जो है हमारी गारमेंट इंडस्ट्री को ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब फॉरेन से हमें वो आएगा नहीं क्योंकि उनको पेपर वर्क करवाना है। तो अगर फॉरेन से वो फैब्रिक हमारे नहीं आएगा तो हम जो है जो भी फैब्रिक हम जनरेट करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हमारे जिनको भी हम बेच रहे थे वो हमारे जो कस्टमर हैं उनको हम लूज कर देंगे। ओके, तो ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इनकी वजह से कुछ इशू भी क्रिएट हो सकता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।